हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? तो आज हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा था, फिर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। आई होप सो आप सभी ने पढ़ लिया होगा। नहीं देखा तो जाके सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। जितना मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक शब्द नहीं आने वाला। तो अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, नोट्स बनाइए अपने साथ के साथ। और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको याद भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा क्लियरली। बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं विद ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। सबसे पहली चीज जो हमें इसके अंदर पढ़नी है ब्लड, बिकॉज वी नो दैट ब्लड इज द मेन थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑल ऑफ द थिंग्स सच एज फूड हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गए, सॉल्ट्स हो गए, अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए। ये सारा ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करता है, करेक्ट? सो इसके दो कंपोनेंट्स हमने सबसे पहले पढ़ने हैं स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। सबसे पहला आता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट, ठीक है? जो आपका लिक्विड पार्ट होता है दैट इज प्लाज्मा, एंड जो सॉलिड पार्ट होता है दैट इज आपका सेल्स, ठीक है? प्लाज्मा का रोल क्या है? इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट्स एटसेट्रा, ठीक है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, एंड सेल्स में तीन डिविजन्स है हमारे पास। रेड ब्लड सेल्स को हम कॉर्प्यूसल्स भी कहते हैं, बट आप सेल्स याद रखो, इतना हमें हायर स्टडीज में नहीं जाना है। WBCs आर योर व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड देन फाइनली प्लेटलेट्स। ये तीन तरह के ना सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। देखो, ब्लड दो हिस्सों से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट, तरल पार्ट यानी लिक्विड पार्ट, एंड सॉलिड, उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं उन्हें सेल्स कहते हैं। तीन तरह के होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। बात समझ में आ रही है? अब RBCs का काम क्या होता है? RBCs are basically red blood cells. They have a red colored pigment called hemoglobin. ये मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि that hemoglobin has high affinity for oxygen. High affinity for oxygen का मतलब क्या है? It has a high love for oxygen. तो जो ऑक्सीजन है, it is carried with the help of these RBCs since they contain a hemoglobin. Hemoglobin यहाँ पे कीवर्ड है। It is a red colored pigment that is found in the red blood cells. ये red colored pigment has a lot of love for oxygen. तो oxygen is carried with the help of this pigment in the RBCs. ऐसे करके आपको आंसर करना है। अगर मैं बात करूं WBCs की, WBCs are the white blood cells. They are used to fight infections. कभी कोई डिजीज आ गया, तो इन्फेक्शन आ गया, तो उससे फाइट करने में, लड़ने में WBCs मदद करते हैं। एंड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? They are used for clotting of blood. मान लो आप खेल रहे हो, आप गिर गए, नी में कोई इंजरी हो गई, तो प्लग लीक्स आ गए, तो उसे प्लग करना बहुत जरूरी है। लीक डेवलप हो गए, देखो, लीक्स शुड बी प्लग्ड, लीक्स आर वेरी हार्मफुल, दे शुड बी प्लग। तो उसको नेचुरली प्लग करने में प्लेटलेट्स काम करते हैं, ठीक है? अगर ये लीक बंद नहीं होंगे तो इन लीक से ब्लड विल कीप ऑन फ्लोइंग, कीप ऑन फ्लोइंग, कीप ऑन फ्लोइंग। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा ना, और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पंपिंग सिस्टम, ये जो आपका हार्ट है, इट इज कॉल्ड द पंपिंग ऑर्गन, राइट? इसका जो पंपिंग रेट है ऑफ द ब्लड, इट विल डिक्रीज, इट विल नॉट बी बैलेंस्ड, यू कैन से इट विल नॉट बी मेंटेन्ड। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्लेटलेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू क्लॉट द ब्लड। क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है? अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट का आपको साइज पता है क्या होता है, कितना होता है? हार्ट का साइज ना आपकी फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है? खैर तो सिंपल सी बात है। मेन इसमें ये है कि हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात, अभी हम बहुत सारे हार्ट्स की बात करेंगे, हम एम्फीबियंस की बात करेंगे, हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे, ठीक है? हम फिर ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जिनके अंदर 2 चेम्बर, बताता हूँ वो सब, फिश वगैरह सब आएगा। अभी हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग के लिए। इसमें ना 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। मतलब मान लो ये आपका हार्ट है, इसमें 4 ऐसे चेम्बर्स होते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं ना, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। देखो, 2 तरह का ब्लड होता है आपकी बॉडी के अंदर। एक होता है O2 रिच ब्लड, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, और एक होता है आपका CO2 रिच ब्लड, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो इन दोनों ब्लड का मिक्सिंग होने से हमें बचाना है। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों ब्लड की। इसीलिए वी हैव गॉट 4 पार्टीशंस इन आवर ह्यूमन हार्ट, ताकि ये दोनों टाइप के ब्लड मिक्स ना हो जाए। अब मिक्सिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा।
So the very simple answer is to have efficient supply of oxygen, because हम humans हैं, हमारे high energy needs होती हैं, तो इसीलिए efficient supply of oxygen is needed. Efficient supply of O2 is needed because we have high energy demands. We have high energy demands. ठीक है जी. इस वजह से we have to prevent the mixing of O2 rich and CO2 rich blood. आगे से मैं O2 rich blood को oxygenated blood कहूंगा और मैं CO2 rich blood को deoxygenated blood कहूंगा. बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से. ह्यूमन हार्ट के 4 फंक्शंस मुझे जल्दी से बता दो. ह्यूमन हार्ट के 4 फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला, इट रिसीव्स द CO2 रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी. तो वो काम करता है पहला तो ये CO2 रिच ब्लड को फ्रॉम बॉडी इट रिसीव्स. ठीक है, फ्रॉम डिस्टेंट दूर दूर के डिफरेंट बॉडी पार्ट से CO2 रिच ब्लड को ये रिसीव करता है. ठीक है जी. सेकेंड क्या हो जाएगा? इट सेंड्स this blood to lungs for oxygenation, because lungs के अंदर alveoli है ना, respiration में हमने पढ़ा था, वहीं पे exchange of gases है, CO2 बाहर निकल जाएगी, O2 आ जाएगी blood के अंदर. तो oxygenation का process यही कहते हैं, removal of CO2 from the blood and addition of oxygen to the blood. बात समझ में आई? थर्ड क्या हो जाएगा? it gets O2 rich blood from lungs to heart, मतलब heart receives the O2 rich blood from lungs. और इसका फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? इट सेंड्स O2 रिच ब्लड टू द बॉडी. O2 ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. आपको प्रॉपरली लिखना है ये मैं कीवर्ड्स की हेल्प से, ताकि आपको इजीली रिमेंबर हो जाए. इट रिसीव्स द CO2 रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी, इट सेंड्स द CO2 रिच ब्लड या कहो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड इट सेंड्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो ये आपके 4 फंक्शंस हो गए ह्यूमन हार्ट के. बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा. तो आपके हार्ट के अंदर 4 चीजें होती है, राइट. ये आपका राइट एट्रियम होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, आपका राइट वेंट्रिकल होता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. ये आई एम ड्राइंग इस साइड को मैं राइट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस साइड से देखो ना, ये आपका लेफ्ट नहीं है, ये हार्ट का राइट है. उस हिसाब से 2D इमेज बनाने का तरीका है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है. वो कोई भी पार्ट पूछ लेगा, किसी भी तरीके से पूछ लेगा, मैकेनिज्म आपको अच्छे तरीके से याद करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपका बॉडी पार्ट आता है. ठीक है, बॉडी पार्ट्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी CO2 रिच ब्लड है, ऑब्वियसली बॉडी पार्ट्स तो CO2 डाल देंगे ना ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे. उसके बाद वो कहां पे जाएगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वेन्स में जाएगा. वेन से कलेक्ट होकर किसके अंदर जाएगा? एक सुपर वेन दैट इज कॉल्ड वेना कावा. नाम याद कर लीजिए आप. वेना कावा से वो जाएगा राइट एट्रियम में. दैट इज द फर्स्ट चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, राइट एट्रियम. उसके बाद ये जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी, यू नो, वैसे तो आर्टरीज जो होती हैं आपकी, दे आर नोन टू कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, लेकिन ये अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, एंड इट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. ओके, उसके बाद ये कहां जाएगा? ये जाएगा लंग्स के अंदर फॉर ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन के बाद हमें मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे आप O2 रिच ब्लड भी कह सकते हो. और फिर ये कहां पे जाएगा? पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन, यू नो व्हाट इज वेन्स वैसे CO2 रिच यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन अकेली ये पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड रिच यानी ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. बात समझ में आई? उसके बाद ये जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है, फिर ये जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, उसके बाद एक और ब्लड वेसल आएगी जिसका नाम है एओर्टा. एओर्टा के अंदर जाएगा, और फिर फाइनली एओर्टा से कहां जाएगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास.
आपका रेस्पिरेशन करने के लिए। बात समझ में आई? दिस इज द फुल मैकेनिज्म, द फुल लिंक्स ऑफ द चार्ट, जिस हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट इसमें जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि वेंट्रिकल्स जो है ना, आपके वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है, इट इज वेरी मच थिकर देन द एट्रिया की वॉल। एट्रिया क्या मतलब क्या है? एट्रिया में सिंगुलर, इसका प्लूरल हो जाएगा एट्रिया। एट्रिया मतलब लेफ्ट एट्रियम प्लस राइट एट्रियम। तो एट्रिया की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, लेकिन जो ये आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल होती है काफी ज्यादा थिक होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू पुश द ब्लड टू द डिस्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दे इन अंडर वेरी हाई प्रेशर दे हैव टू पुश, सो थिक वॉल्स आर नीडेड। ठीक है जी। एंड सेकंड चीज मैं आपको एक और बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, तो वो डायग्राम अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करते हुए आना चाहिए, उसकी लेबलिंग भी आनी चाहिए। आई एम नॉट ड्रॉइंग इट हियर। अगर आपको चाहिए कैसे बनाना है तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आई मेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस डायग्राम में भी ना सेप्टम आता है। ये सेप्टम कभी कभार वो पूछ लेते हैं, वैसे तो 5 सालों में कभी नहीं पूछा, बट हो सकता है तो मैं पूछ लें। सेप्टम इज बेसिकली द डिवाइडिंग वॉल, जिसकी वजह से ये जो 4 चेंबर्स हैं ये अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं फिश और ह्यूमन में। ह्यूमन में हमने पढ़ा 4 चेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेंबर्स हो गए ह्यूमन हार्ट में। और ह्यूमन हार्ट में होती है बच्चों डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज। सो बेसिकली द ब्लड पासेस थ्रू द ह्यूमन हार्ट ट्वाइस। क्या बात समझ में आ रही है? द ब्लड पासेस थ्रू द ह्यूमन हार्ट 2 बारी। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों होता है 2 बारी? क्यों? ताकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। बात समझ में आई? तो इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। उससे क्या होगा? एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा। एंड सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, इट हेल्प्स बर्ड्स एंड मैमल्स हु हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिनकी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा हाई होती है। दे नीड टू कॉन्स्टेंटली यूज दिस एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो उनके लिए भी डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फायदेमंद साबित होता है। क्या बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश के अंदर ना सिर्फ 2 चेंबर्स होती हैं। फिश के अंदर 2 चेंबर्स होते हैं और सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होती है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन में होते हैं 4 चेंबर्स और उनमें डबल सर्कुलेशन होती है। तो कल को एग्जाम उन्होंने डिफरेंसेस पूछ लिए तो आप लिख सकते हो एटलीस्ट। बात समझ में आई? सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही बारी ब्लड एक ही साइकिल में ऑक्सीजनेटेड भी हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें 2 साइकिल्स चाहिए, एक बारी ऑक्सीजनेशन के लिए और एक बारी डीऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अब हम बढ़ते हैं। 2 चेंबर वाले हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम फिश कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, हमने 4 चेंबर वाले पढ़ लिए। अब पता है कई ऑर्गेनिजम्स के पास 3 चेंबर भी होते हैं। 3 चेंबर्ड हार्ट, 3 चेंबर्ड हार्ट। ये 3 चेंबर्ड, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ होते क्यों है इनके पास? बिकॉज दे कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, मैं बताऊं आपको, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, it depends on temperature of environment, temperature of environment। जैसे इनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उतना इनका टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, एंड दे कैन टॉलरेट की इन ऑर्गेनिजम्स के लिए ओके है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाए, इनके लिए ओके है ये बात, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दे डोंट हैव हाई एनर्जी नीड्स, दे डोंट हैव हाई एनर्जी नीड्स। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए? तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका सबसे पहले एम्फिबियंस। एम्फिबियंस जैसे कि आपका फ्रॉग हो गए। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स इसके अंदर आपका आगे जैसे लिजर्ड्स हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका 3 चेंबर्ड हार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले ना आई फॉरगॉट टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हीमोग्लोबिन के बारे में ही। ये तो मैंने आपको पता है, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर ये कम हो जाए ना तो क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताना भूल गया।
तो सबसे पहले जो O2 की सप्लाइंग कैपेसिटी है ऑफ ब्लड, O2 सप्लाइंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, इट विल गेट अफेक्टेड, ठीक है। एंड सेकंड यू कैन राइट इट विल कॉज अनीमिया, अनीमिया विल बी कॉज्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे जिसके अंदर आप ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स आपकी 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो इसके देखिए इसके अंदर ना आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर डिफरेंसेस नहीं भी आएंगे तो फिर वो क्या पूछ लेगा, आपको इनकी वर्किंग पूछ लेगा, बात समझ में आए। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखोगे। Arteries have thick elastic walls, ये मैं आपको बता दूं। Arteries they are known to carry oxygenated blood, लेकिन एक ही आर्टरी है जो deoxygenated blood कैरी करती है, कौन सी? pulmonary artery, okay? They have thick elastic walls, बात समझ में आई। They don't have valves, इनके पास valves नहीं होते। क्यों नहीं होते इनके पास valves? Very important question it is। इनके पास वॉल्व्स इसलिए नहीं होते क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है इट इज ऑलरेडी अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर है तो वॉल्व्स क्यों जरूरी होंगे? वॉल्व्स तब जरूरी होते हैं जब लो प्रेशर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, डर होता है कि ब्लड कहीं बैकवर्ड ना फ्लो करने लग जाए। वॉल्व्स का काम ही ये होता है, दे अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली सिंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इंश्योर्स दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स, बात समझ में आई। तो ये चीज आपकी हो गई। एंड इन आर्टरीज ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। और अगर मैं बात करूं वेन्स की, तो वेन्स का तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा ना आपका। दे हैव थिन वॉल्स, दे डोंट हैव, दे हैव वेल्व्स बिकॉज़ यहां पे आप लिख दोगे दैट ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर इन वेन्स, इसलिए इनके पास वॉल्व्स होते हैं, बात समझ में। और अगर मैं कैपिलरीज का बात करूं, कैपिलरीज तो अपनी अलग ही चल रही है, इट इज 1 सेल थिक। अगर आपको किसी ने साइज पूछ लिया, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया तो आपको मेंशन करना है कैपिलरीज आर बेसिकली 1 सेल थिक, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। एंड इसके बाद फाइनली जो आपका एक कंसेप्ट आता है दैट इज आपका लिम्फ का कंसेप्ट। पता है लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, या मैं कहूं लिम्फ को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, लेकिन लिम्फ को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक समरी दे देता हूं, चाहे आप नोट कर लो। Arteries they don't have walls, they are thick walled, they carry oxygenated blood, they carry blood away from the heart, okay। Veins की अगर मैं बात करूं, they have walls, they are thin walled, they carry deoxygenated blood and they carry blood towards the heart। और मैं capillaries की बात करूं, they are very fine, ठीक है, they are 1 cell thick, they carry mixed blood, they are found in the tissues and they are the sites for material exchange, basically exchange of materials के लिए काम आती है, बात समझ में आई। चलिए, और हो सकता है आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि कितने तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक होता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। एक आपका आता है लिम्फेटिक सिस्टम, और वो ही लिम्फेटिक सिस्टम अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने लिम्फ की बात की थी, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं या मैं कहूं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली वही, इसका काम क्या होगा? जो लिम्फ के काम है बच्चे, ये जो लिम्फ के फंक्शंस है ना, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको 2 फंक्शंस इसके अच्छे तरीके से याद करने हैं, बार बार बोर्ड्स में पूछ रहे हैं हर ईयर में। सबसे पहला है carries digested and absorbed fat from intestine, small intestine, and second it drains excess fluid from extracellular space back into the blood। ये 2 फंक्शंस आपको ना अच्छे तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तीसरा फंक्शन भी आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर। सो टिश्यू फ्लूइड या कहूं मैं लिम्फ, उसका ये काम है।
एंड अगर मैं बात करूं ये बेसिकली क्या है, कैपिलरीज जो होती है ना आपकी कैपिलरीज, उनके अंदर स्मॉल पोर्स या होल्स हो जाते हैं, उसमें से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स और सेल्स आपका टिश्यूज के अंदर जो स्पेसेस होती है ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसके अंदर जाके मतलब चला जाता है उसके अंदर ये चीजें, प्लाज्मा प्रोटीन सेल्स, और ये बनाते हैं आपका लिम्फ. सो लिम्फ इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सेल्स. बात समझ में आई? तो इसीलिए तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं आपके टिश्यूज के अंदर, उसके अंदर जाके ये भर जाता है. ठीक है, इसके अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी आपकी ये सारी होती हैं चीजें. ठीक है, तो आप इसकी बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि इसके फंक्शन आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड और लिम्फ के अंदर आपको अगर डिफरेंसेस आ गए तो आप क्या लिखेंगे? ब्लड मैं आपको बोल देता हूं, आप नोट कर लो. ठीक है, आई विल पुट द हेडिंग ओवर हियर. उसके बाद वी विल कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. ठीक है, सो ब्लड वर्सेस लिम्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. तो फटाफट से नोट डाउन करो. इट इज रेड कलर्ड फ्लूइड बिकॉज इट कंटेन्स आरबीसीज. ब्रैकेट में आप हीमोग्लोबिन भी लिख सकते हो. एंड इट इज कलरलेस फ्लूइड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आरबीसी. ओके, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, लिम्फ फ्लोज इन लिम्फ वेसल्स. बात समझ में आई? थर्ड आप लिख सकते हो इट कैरीज अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, O2, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट्स एटसेट्रा. And lymph it carries digested and absorbed fat from the intestine. बात समझ में आई? Fat, digested and absorbed fat. ठीक है, अच्छा अब फोर्थ आप लिख सकते हो इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स. ठीक है जी. और आप लिम्फ के अंदर क्या लिखोगे? दैट इट कंप्राइजेस ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स, डब्ल्यूबीसीज. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसीज. जो मैंने सेल्स बताए थे इट इज एक्चुअली डब्ल्यूबीसीज, जो कि लिम्फ के अंदर पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स. बात समझ में आई? तो विद दिस वी कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. अब प्लांट्स का नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर अप एंड देन फाइनली एक्सक्रीशन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ लेना. ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू मेक नोट्स. यू ऑल आर गोइंग टू स्कोर 100 on 100 अगर इस चैनल से पढ़ोगे. ओके, ऑल द बेस्ट.